साली हरामजादी, एक मोटे आदमी ने अपनी भारी स्वर में चिल्लाकर कहा। क्या हुआ, काट लिया क्या? ऑपरेशन रूम से बाहर खड़े दूसरे आदमी ने पूछा। उस पहले वाले आदमी ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, कुतिये ने गर्दन पे इंजेक्शन मार दिया, ब्लड आ रहा है। अच्छा, तो छटपटा रही है हमारी डॉक्टरनी, चल जल्दी कर, हमको भी ब्लड निकालना है। यह कहकर वहां खड़े बाकी लोग भी तेज आवाज में खिलखिलाकर हंस पड़े। वह लड़की दुबली पतली और उम्र से नवबालिग थी, जो रोते छटपटाते दर्द से चीख रही थी और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी, रवि, रवि ऐसा मत होने दो, आई लव यू, प्लीज मुझे जाने दो, रवि, माँ। वर्तमान समय, पूनम का चांद बिल्कुल सर के पीछे था। रात की दूसरी पहर चंद्रशेखर एक लेडीज साइकिल लिए उसे घोड़े की रफ्तार में भगाते हुए एक अनजान कच्चे रास्ते पे था। वह इतनी तेजी से साइकिल चलाए जा रहा था कि हवा का शोर जंगली जानवरों के चीखों से भी तेज था। तभी उसे रास्ते के बीचों बीच अचानक ही एक बड़ा खजूर के पेड़ गिरा हुआ दिखा। चंद्रशेखर ने झट से ब्रेक लगाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा आसपास एक अजीब सा धुआं छाया हुआ है और उस धुएं में कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। कुत्तों और लोमड़ियों की आवाजों के साथ साथ किसी के पायल की आवाज उसके कानों से टकरा रही थी। कहीं से एक नशीली सुगंध उसके सांसों में घुलने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी और देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। चंद्रशेखर एक अनजान गांव में था। गला प्यास से सूखा जा रहा था। गिरने के कारण घुटनों पर से जिन्स फट चुकी थी और गहरी खरोच भी आई थी, जहां काफी दर्द था। वह साइकिल चलाने में खुद को असमर्थ पाकर उसे वहीं खजूर के पेड़ के पास गिरा हुआ छोड़ लड़खड़ाते हुए पैरों से गांव के भीतर बढ़ने लगा। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर नजर डाली। आसपास के घर बहुत ही बुरे हालात में थे। ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। वह जोर आवाज में चिल्लाने लगा, कोई है यहाँ? ये कौन सा गांव है? लेकिन कहीं से भी किसी की आवाज तक नहीं आ रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी। आंखों को मानो अमृत दिख गया हो। थोड़ी तेजी से चलते हुए वह कुएं के पास गया। देखा रस्सी से बंधी हुई एक पीतल की बाल्टी पास ही रखी है, जिसमें पानी पहले से ही भरा हुआ था। मुंह लगाकर 7-8 घूंट पीने के बाद थोड़ी छींटे आंखों पर मारकर वह चैन की सांस भरने लगा। मुंह पहुंचते हुए वह मन ही मन सोचने लगा, अगर कुएं के पास भरी हुई बाल्टी रखी है तो गांव में कोई न कोई तो जरूर रहता होगा। वह कुएं से थोड़ा दूर आ चुका था। तभी सोचते सोचते अचानक ही उसके मन में अभी देखे हुए कुएं की एक छवि झलक उठी। वह पीछे मुड़ा और दोबारा कुएं की तरफ बढ़ने लगा। कुएं के पास आते ही एक अजीब सी घबराहट मन को घेरने लगी। कुएं के भीतर झांकने में उसके हाथ कांपने लगे। फिर भी थोड़ी हिम्मत करते हुए वह अंदर झांका। चंद्रशेखर की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। पिछली रात की घटना के बाद चंद्रशेखर पहले से ही डरा हुआ था और अब इस भयानक कुएं को देखकर वह और भी ज्यादा डर गया। लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए वह गांव से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी किसी के चीखों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज किसी लड़की की थी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक सूखे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां उसने देखा एक लड़की पेड़ से बंधी हुई थी, जो चीख चीख कर उसे खोलने के लिए कह रही थी। चंद्रशेखर काफी देर उसे वैसे ही देखता रहा। लड़की जींस और टी शर्ट में थी। यह देखकर ही पता चल रहा था यह शहर से बिलोंग करती है। चंद्रशेखर ने आवाज लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? लड़की ने उसकी तरफ गर्दन घुमाते हुए चिल्लाकर जवाब दिया, आर यू मैड? खोलने के बाद भी तो यह सवाल पूछ सकते हो, प्लीज खोलो यार। चंद्रशेखर ने भारीपन आवाज के साथ कहा, देखो, कल रात से मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। मेरे लिए जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। अजीबोगरीब चीजें मेरे साथ भी हो रही हैं यार। हम तो पेट्रोल ढूंढते हुए आए थे यहाँ, फिर विलेजर्स ने हमें पकड़ लिया, मुझे यहाँ बांध दिया और मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं कहाँ लेकर चले गए। मैं कल रात से यहाँ बंधी हुई हूँ, लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। लड़की की बातें सुनने के बाद चंद्रशेखर आगे बढ़कर उसे पेड़ से खोल दिया और पूछने लगा, तुम कहाँ से हो
और तुम लोग किस रास्ते से यहाँ आए थे? लड़की सांसें भरती हुई जवाब दी, गांव के दूसरी ओर से, मैं रांची से हूँ। माई नेम इज़ लीना। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं भी रांची से ही हूँ, चंद्रशेखर ने जवाब दिया। आगे उसने कहा, तुम कह रही थी गांव वाले तुम्हारे दोस्त को पकड़कर ले गए हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा गांव ही खाली दिखाई दे रहा है। कैसे ढूंढेंगे उसे? और निकलेंगे भी तो कहाँ से? मैं काफ़ी देर से इधर उधर भटक रहा हूँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आ रहा। लीना बोली, पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मुझे प्यास लगी है, पहले पानी ढूंढते हैं। चंद्रशेखर ने बात काटते हुए कहा, इस गांव का पानी ना पियो तो ही अच्छा, ये गांव मुझे भूतिया लग रहा है। पता है, मैंने एक कुएं से पानी पिया, मुंह धोया, लेकिन जब दोबारा कुएं में झांका तो पूरा का पूरा कुआं ही सूखा हुआ था। थोड़ी मजाकिया अंदाज में लीना पूछ पड़ी, सूखे कुएं से तुमने पानी निकाला? सीरियसली? चंद्रशेखर उसकी ओर देखने लगा, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, कल डिलीवरी करने के लिए मैं एक हॉस्पिटल पे पहुंचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी बाइक वहीं खराब हो गई और वहां आसपास कोई ठीक करने वाला भी नहीं। हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनकी डिलीवरी मैं करने गया था वह बहुत अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने हॉस्पिटल के चपरासी को मेरा बाइक लेकर बनवाने के लिए भेज दिया और मुझे बरामदे के चेयर पर बैठ जाने के लिए कहा। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और जब उठा तो देखा रात हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काफी अंधेरा था, एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैंने डॉक्टर्स और नर्स को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया, ना डॉक्टर ना कोई मरीज। पूरा का पूरा हॉस्पिटल खाली था। अंधेरे के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चांदनी रात में मैं इतना जरूर समझ पा रहा था कि यह वह हॉस्पिटल नहीं है जो मैंने दिन में देखा था, क्योंकि यह बहुत ही बदतर हालत में पड़ा हुआ लग रहा था। लीना बोली, ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? चंद्रशेखर आगे बोला, मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, फोन की बैटरी भी 0% थी। मैं काफी डर गया। वहां पास में एक साइकिल रखी दिखी। मैंने अपना पार्सल बैग वहीं छोड़कर उस साइकिल को लेकर वहां से निकल आना ही सही समझा। अंधेरे के कारण रास्ता भी बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैं तेज रफ्तार से चल रहा था। फिर पता नहीं कैसे मेरे आगे खजूर के 2 पेड़ आ गिरे। मैंने ब्रेक मारा और साइकिल के साथ वहीं गिर पड़ा। शायद मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मैं इस गांव में कब आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं इस गांव में था। लीना खामोशी से सिर्फ सुनते हुए उसके साथ आगे बढ़ रही थी। चंद्रशेखर ने उससे पूछा, तुम्हें गांव वालों ने क्यों बांधा? लीना बोली, आई डोंट नो, हमारी कार में पेट्रोल कम था। हम कोई पेट्रोल पंप या कोई ऐसा दुकान ढूंढ रहे थे जहां पेट्रोल मिलता हो। शाम हो चुकी थी और ढूंढते हुए रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुंचे। कल यहाँ बहुत से लोग थे, कुछ लोग बकरी ले जा रहे थे। उनसे हमने दुकान के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती हमें कार से उतारकर रवि को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कुछ औरतों ने मुझे उस पेड़ से बांध दिया और सब के सब चले गए। पूरी रात मैं वहां बंधी रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने जवाब भी नहीं दिया। अब मैं नहीं जानती कि रवि को कहाँ ढूंढूं और यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। दोनों कुएं के पास आ गए थे। चंद्रशेखर धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ रहा था, लीना भी उसके पीछे पीछे। तभी पीछे से कहीं से कार की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए चौराहे के पास आ गए, जहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ था और साथ ही उसमें अनगिनत जलते हुए नरकंकालों से धुआं उठ उठकर पूरे गांव में फैल रहा था। ऐसा डरावना मंजर की आत्मा तक कांप उठे। लीना के हाथ पैर थरथराने लगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकले। दोनों पागलों की तरह सिर्फ भाग रहे थे। दोनों ही बिल्कुल खामोश थे। पेट में दौड़ते चूहों के अलावा पूरे गांव में कहीं कोई शोर नहीं था। चंद्रशेखर के घुटनों के घाव में काफी दर्द हो रहा था। बहुत देर तक दोनों भटकने के बाद एक टूटे फूटे मकान के पास बैठ गए। लीना के आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, मैं अपने घर से भाग रही थी, जल्द ही हम शादी करने वाले थे। जवाब में चंद्रशेखर बिल्कुल चुप रहा। चंद्रशेखर के जांघों पर हाथ रखते हुए लीना ने कहा, थैंक गॉड कि तुम आ गए, वरना मैं नहीं जानती थी कि मैं अभी क्या कर रही होती। चंद्रशेखर उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है।
लेकिन हिम्मत रखो, वह मिल जाएगा। दोपहर हो चुकी थी, हवा में गर्मी थी। चंद्रशेखर ने पूछा, मैंने तो अपना फोन कल रात को ही खो दिया है, लेकिन तुम्हारे पास तो फोन होना चाहिए ना। लीना ने अपने जेब में हाथ डालकर कहा, नहीं है, शायद कार में होगा। चंद्रशेखर झट से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हमने इतनी देर से लगभग पूरा गांव घूम डाला, लेकिन कहीं भी तुम लोगों का कार हमें नहीं दिखा। लीना बोली, मुझे नहीं पता विलेजर्स ने कार के साथ क्या किया। चंद्रशेखर बोला, ये गांव एक भूल भुलैया जैसा है। तुमने ध्यान दिया यहाँ के सारे घर कितने बुरे हालात में हैं? लगता ही नहीं कोई रहता भी होगा। चंद्रशेखर को घुटने पर लगे चोट पर फूंक मारता हुआ देख लीना अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके घुटनों पर बांधने लगी। लीना चंद्रशेखर के आंखों में आंखें गड़ाई बैठी थी। चंद्रशेखर नजर घुमाते हुए उसे थैंक्स कहा। रुमाल से एक अनोखी सी महक आ रही थी। उसे ये खुशबू काफी जानी पहचानी लगने लगी, लेकिन ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसने वहां से उठकर चले जाना ही सही समझा। दोनों फिर से साथ चलने लगे। बाहर निकलने के रास्ते के साथ साथ दोनों अब कार और कुछ खाने का भी सामान ढूंढ रहे थे। कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय एक बड़े पेड़ के। इस गांव का कुछ भी खाने पीने से वे बचना चाहते थे, लेकिन भूख डर पे हावी था। दोनों ने पत्थर मारकर बेर गिराए और खाने लगे और खाकर उस बेर के पेड़ की छाव में ही बैठ गए। चंद्रशेखर की आंखों से नींद उड़ी हुई थी, लेकिन लीना उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए सोई हुई लीना के चेहरे की ओर देखने लगा। चेहरा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ही मासूम था। रो रो कर आंखों का काजल धुल चुका था। आंखों के चारों ओर हल्के काले गोले निशान थे, जो शायद थकान और नींद ना पूरी होने के कारण थे। उसके घुंघराले बाल रह रहकर हवा से लहराकर चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर ने अपना मर्यादा रखते हुए उसे वहां से नहीं हटाया। सूरज अब ढलने को था। लीना के आंख खोलते ही चंद्रशेखर ने पूछा, गांव वाले सिर्फ रवि को ही क्यों पकड़ कर ले गए, जबकि वे चाहते तो तुम दोनों को साथ ले जा सकते थे। लीना बोली, आई डोंट नो। लीना कुछ और बोलने ही जा रही थी कि अचानक उन्हें कार के हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। वो आवाज बहुत ही पास से ही कहीं से आ रही थी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़े और देखा कार सामने ही खड़ी थी। कार से धुआं निकल रहा था। वह बहुत ही बुरे हालात में थी। देखकर पता चल रहा था कि इसे तोड़ फोड़ कर जलाया गया है। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये कार अचानक कहां से आ गई, जबकि थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था। वे दोनों आपस में इस विषय में बात करने लगे। इतने में कहीं से बकरियों की आवाज आने लगी। दोनों मुड़कर देखे तो दो छोटे बच्चे जो कि चरवाहे थे, बकरियां चरा कर वापस लौट रहे थे। उन्हें देख चंद्रशेखर के अंदर जान में जान आ गई। उसने उन दोनों बच्चों को रोककर कुछ पूछना चाहा, लेकिन लड़कों ने कुछ भी जवाब ना देते हुए सिर्फ उसके चेहरे को घूर घूर कर देख बकरियों के साथ आगे बढ़ गए। लीना बोली, देखा, कल भी सभी लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। मैं सबसे चीख चीख कर रवि को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। लीना की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसपास लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी और देखते ही देखते पल के झपकते ही गांव का नजारा पूरी तरह बदल गया। जो घर थोड़ी देर पहले टूटे फूटे नजर आ रहे थे, वे अब बहुत ही अच्छे हालात में दिखाई देने लगे। औरतें घूंघट में थी, कुछ सर पे लकड़ी के ढेर ले जा रही थी, तो कुछ कमर और सिर पे मटकी लेकर पानी भरने जा रही थी। इसके साथ ही कुछ बच्चे लट्टू घुमा रहे थे, तो कुछ बच्चियां लुका छुपी खेलते हुए दिखाई दे रही थी। लीना और चंद्रशेखर दोनों वहां से आगे बढ़े तो देखा एक बड़े से नीम के नीचे हाट बैठी थी। कहीं सब्जियां बिक रही थी, तो कहीं तले हुए पकोड़े और भुजिया, तो कहीं मिट्टी के बर्तन और खिलौने बिक रहे थे, तो कहीं लोहे के औजार। एक जगह जड़ी बूटी की बिक्री हो रही थी। वहां से लगभग 6-7 साल का एक लड़का भाग कर आया और चंद्रशेखर से कहने लगा, तेरे पैर में चोट लगी है, मेरे बाबा से इलाज करा ले, दर्द छूते ही ठीक हो जाएगा। चंद्रशेखर ने हल्की आवाज में कहा, भाई ये कौन सा गांव है और गांव से बाहर जाने का रास्ता किस तरफ है? लड़का जवाब देने ही वाला था, इतने में वहां एक हट्टी कट्टी नाटी कद की बुजुर्ग महिला एक हाथ में मोटी लाठी और एक हाथ में कोई नुकीला औजार लिए उनके आगे आकर खड़ी हो गई और भारी आवाज में लीना की ओर देखकर कहने लगी, क्यों रे लड़की, कल तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू आज एक और आशिक ले आई। जानती है क्या हुआ तेरे पहले आशिक के साथ? यह सुनकर लीना अपना आपा खो बैठी
और इंग्लिश में कुछ बड़बड़ाते हुए उस औरत की ओर झपटने के लिए गई, लेकिन चंद्रशेखर ने उसे पकड़ते हुए चुप कराया और उस औरत से कहने लगा, देखिए, हमें जाने दीजिए, हम इस गांव और आप लोगों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पास खड़ी एक और महिला ठहाके में हंसते हुए कहने लगी, गलती कर दी है आप लोगों ने इस गांव में आकर, हमारे मर्द लोगों को पता चल गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लीना की तरफ देखकर उस नाटी कद की औरत ने कहा, गर्मी ना दिखा लड़की, जान बचानी है तो भाग जा। लड़की है इसलिए तुझे कल छोड़ दिए, वरना इस गांव में आने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। तेरा आशिक भी कल मारा गया। लीना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। चंद्रशेखर ने उसका कंधा पकड़कर उसे संभालते हुए औरतों से कहा, लेकिन हम जाएंगे कहां से? हम दिन में पूरा गांव घूम डाले, बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। औरत ने चांद की ओर उंगली दिखाई और खामोश होकर वहां से दोनों चली गई। लीना खिसियाते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों रोका? गला दबाकर उन्हें जान से मार देती। चंद्रशेखर बोला, और फिर हम भी रवि की तरह ही मारे जाते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? या अपने बॉयफ्रेंड के सदमे में वो भी खो दिया है? थोड़ा चुप होकर उसने आगे कहा, वो दोनों हमारे भले के लिए ही कह रही थी, चाहती तो लोगों को बुला सकती थी। लीना बोली, लेकिन वो चांद की ओर इशारा क्यों कर रहे थे? तभी चंद्रशेखर को कुछ सूझा। वह उत्साही होकर कहने लगा, कल जब मैं यहाँ आया था तब चांद बिल्कुल सर के पीछे था, यानी कि अगर हम आज चांद की तरफ आगे बढ़े तो शायद हमें रास्ता मिल सकता है। लीना बोली, लेकिन उस औरत ने यह भी कहा कि अगर हम पकड़े गए तो मारे जा सकते हैं। चंद्रशेखर बोला, सच कह रही हो तुम, मैं अब समझ गया। यह गांव सिर्फ रात में ही एग्जिस्ट करता है। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो रात को ही निकल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से चुपचाप और बहुत सावधानी से निकलना होगा। लीना बोली, हमारे कपड़ों से कोई भी हमें बहुत ही आसानी से पहचान लेगा, क्या हमें कपड़े बदलने चाहिए? चंद्रशेखर बोला, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन हम पहनेंगे क्या? लीना ने एक घर की ओर इशारा किया। उस घर के आगे रस्सी पर घर वालों के कपड़े टंगे थे। दोनों ने उसे चुराने का फैसला किया। लीना एक बैलगाड़ी के पीछे छिप गई और चंद्रशेखर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उन कपड़ों की ओर बढ़ा। उसने वहां से चुपचाप एक साड़ी और धोती उठा ली और बैलगाड़ी की ओर हल्के कदमों से बढ़ने लगा। चंद्रशेखर लीना तक पहुंचने ही वाला था। इतने में चंद्रशेखर कुछ कुत्तों की नजरों में आ गया। कुत्ते उन्हें देख जोर जोर से भौंकने लगे। कुत्तों की आवाज ने आसपास खड़े गांव वासियों का ध्यान खींचा और लीना व चंद्रशेखर दोनों ही गांव वालों की नजरों में आ गए। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। उनके पीछे पीछे कुछ गांववासी और वो कुत्ते भी। वो दोनों चांद की उल्टी दिशा में भाग रहे थे। दौड़ते हुए दोनों एक 2 मंजिला मकान के पास आ खड़े हुए। मकान के चारों ओर ईंटों की बाउंड्री बनी हुई थी। दोनों हाफने लगे। भागते हुए चुराए हुए कपड़े भी गिर गए थे। दोनों को बचने का एक ही उपाय नजर आया और दोनों पास के बाउंड्री को फांद कर अंदर चले गए। अंदर से वे बाहर के लोगों की बातें साफ साफ सुन पा रहे थे। कोई कह रहा था किसी को नहीं छोड़ेंगे, तो कोई बाकियों को आसपास अच्छी तरह खोजने के लिए कह रहा था। लीना बोली, अब हम क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे? चंद्रशेखर बोला, हम चांद की उल्टी दिशा में भाग रहे थे, यानी कि हम और भी दूर आ चुके हैं। लीना बोली, क्यों ना हम इस घर के अंदर जाएं? कल रात से पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है। मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ। चंद्रशेखर बोला, यहाँ से निकलना है तो जाना तो पड़ेगा ही, घर के अंदर जाकर ही देखते हैं। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाकर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चले गए। घर में सभी तरफ दिए और लालटेन जल रहे थे। घर काफी बड़ा था। लीना को एक टेबल पे मिट्टी की मटकी दिखी। दोनों ने बारी बारी उससे पानी पीकर गला ठंडा किया। उन्हें सीढ़ियों में कुछ कपड़े भी रखे दिखे। दोनों एक दूसरे की ओर देख राहत भरी मुस्कान मुस्कुराकर धीरे धीरे सीढ़ी में चढ़कर उन कपड़ों को उतारने लगे। इतने में कहीं से पायल की छन छन की आवाज सुनाई पड़ी और वही पहचानी सी खुशबू बहकर चंद्रशेखर के सांसों में घुलने लगी। और पीछे से आवाज आई, ऐसे बिना बताए कुछ लेना चोरी होता है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। हाथ में लालटेन लिए सलवार और दुपट्टे से चेहरा ढकी हुई एक जवान लड़की खड़ी थी। लीना और चंद्रशेखर दोनों घबरा गए। वे दोनों कुछ बोल पाते इससे पहले ही लड़की ने हंसते हुए कहा, घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चंद्रशेखर कांपते हुए आवाज में बोला, हमें इस गांव से बाहर जाना है। लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ,
मैं यह भी जानती हूँ पूरे गांव वाले अपना काम धंधा छोड़ अभी सिर्फ तुम दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। मेरे बाबा भी लाठी लेकर थोड़ी देर पहले ही निकल गए हैं। लीना और चंद्रशेखर एक दूसरे की ओर देखने लगे। लड़की ने आगे कहा, आओ इधर आओ। इस गांव में आने वाला आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। मैं मदद कर सकती हूँ निकलने में। तुम लोगों ने जो कपड़े उठाए हैं वो पहन लो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। फुसफुसाते हुए चंद्रशेखर ने कहा, लीना हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें जल्दी से इस घर से निकलना होगा। लीना हाँ में जवाब देते हुए जींस टी शर्ट के ऊपर ही साड़ी पहन ली और चंद्रशेखर ने भी धोती और सर पर पगड़ी पहन ली। इतने में वह लड़की हाथ में कुछ लिए हुए उनके आगे आकर खड़ी हो गई। चंद्रशेखर बोला, देखिए बहन, हमें भूख नहीं है, सिर्फ प्यास थी, वो हमने बुझा ली। आप सिर्फ हमें यहाँ से बाहर जाने में मदद कर दो। लड़की ने जवाब दिया, तुम दोनों मेरे साथ आओ। मेरे बाबा गांव के सरपंच हैं, मेरे साथ रहोगे तो किसी को शक नहीं होगा। वे दोनों उसके साथ ही चलने लगे। चलते चलते लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अब तक तुम दोनों यह तो समझ ही गए होगे कि यह गांव साधारण नहीं है, लेकिन घबराओ मत, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कुछ ना हो। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, अगर तुम यहाँ से सही सलामत निकल पाए तो बाहर जाकर कभी किसी से इस गांव के बारे में या यहाँ घटी घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। दोनों ने हामी भरी। चलते चलते चंद्रशेखर उसे लड़की के पाँव में बजने वाली पायल को एक मन से सुन रहा था। एक अद्भुत आवाज थी उस पायल में। ध्यान से सुनने पर मालूम चल रहा था कि आवाज साधारण पायल की तरह नहीं थी, बल्कि किसी दर्द भरे संगीत के ताल सी थी, जिसे उसने पहले भी कहीं सुना था। आसपास के लोग अब भी दोनों को ढूंढ रहे थे। उन सब के बीच से चलकर तीनों धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ रहे थे। लीना और चंद्रशेखर दोनों आगे थे और वह लड़की उनके पीछे पीछे चल रही थी। चलते चलते वे तीनों उसी पीपल के पेड़ के पास आ गए थे जहां लीना को बांधा गया था। लड़की अब मुस्कुराते हुए बोली, बस मैं यहीं तक आ सकती थी, अब आगे का सफर तुम दोनों को ही तय करना है। यहाँ से आगे जाओगे तो एक पुराना शिव मंदिर मिलेगा, मंदिर के पास से ही गांव से बाहर जाने का रास्ता नजर आ जाएगा। लड़की की बात सुन लीना और चंद्रशेखर दोनों ही उसकी ओर मुड़े और उसे देखकर बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गए। वहां कोई भी नहीं था, मानो वह गायब ही हो चुकी थी। लीना आवाज लगाने लगी, लेकिन लड़की का कहीं से कोई जवाब नहीं आया। चंद्रशेखर ने लीना का हाथ पकड़ा और आगे चलने को कहा, लेकिन तभी पीछे से एक गांव वाले की नजर दोनों पे पड़ी। वह आदमी उनकी ओर दौड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाकर बाकी गांव वालों को बुलाने लगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंदिर की दिशा में भागने लगे। चंद्रशेखर लीना का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। गांव वाले भी पीछे पीछे लाठी कुदाल हथौड़ा लेकर दौड़ पड़े। दोनों आंखें मूंद कर बस आगे की ओर दौड़ रहे थे। गांव वाले भी चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। गांव की लड़की से खेलने का अंजाम सारे शहर वाले भुगतेंगे। दौड़ते हुए दोनों कुएं के पास से गुजर रहे थे। वहां कुछ औरतों के साथ वही नाटी कद वाली औरत भी पानी भर रही थी। दोनों को गांव से भागता हुआ देख वे औरतें भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ने लगी कि इतने में उस नाटी कद वाली औरत ने भारी आवाज में कहा, रुको तुम सब, कोई नहीं पकड़ेगा उन्हें। बाकी औरतों ने कहा, लेकिन क्यों सरपंच जी, वो भाग जाएगा। औरत ने जवाब दिया, देख नहीं रही हो, उस लड़की ने मेरी छबीली का साड़ी पहन रखा है। मेरी छबीली भी यही चाहती है कि ये दोनों गांव से बाहर जाएं। इन मर्दों को करने दो इनके मन का, तुम लोग यहीं रुको। औरतें वहीं रुक गई। वो दोनों दौड़ते हुए खजूर के पेड़ वाली जगह पर पहुंच चुके थे। वहां चंद्रशेखर को जमीन पर साइकिल पड़ा हुआ मिला। उसने साइकिल उठाई और लीना को पीछे बैठाकर अपनी पूरी ताकत से चलाने लगा। साइकिल ने स्पीड पकड़ ली। दोनों तेज हाफ रहे थे। इतने में किसी ने पीछे से एक लाठी फेंक कर मारा, जो कि साइकिल के बिल्कुल चक्के में जाकर लगी। दोनों साइकिल से गिर गए और वहीं गांव वालों के द्वारा पकड़ लिए गए। गांव के ठीक बीचों बीच चौराहे पर एक बड़े से खूंटे पर दोनों को बांधकर लटकाया गया। एक हाथ में एक बहुत मोटी लाठी और दूसरे हाथ में मशाल लेकर बड़ी बड़ी सफेद मूछों वाला गांव का सरपंच उनके आगे आकर खड़ा हुआ और गुस्से भरे आवाज में कहने लगा, नहीं भाग पाओगे, ये मौत का गांव है, यहाँ से जिंदा नहीं भाग पाओगे। क्या पगड़ी पहनकर तुम गांव के बन जाओगे? मूर्ख हो, देखो उधर, आज तक कोई नहीं भाग पाया है। यह कहकर सरपंच ने पास के गड्ढे की तरफ मशाल दिखाई। दोनों ने फिर से गड्ढे में जलते इंसानी कंकालों को देखा। गांव वाले सभी अपने अपने मशाल के साथ दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगे।
तभी पीछे से उस घूंघट वाली औरत ने आवाज दी, रुकिए सभी। गांव वाले रुक गए। सरपंच पीछे मुड़कर कहने लगे, क्या हुआ छबीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, इस लड़के को छोड़ दो बाबा, इसने मुझे बहन कहा है और इसके आंखों में मैंने सच्चाई देखी है। अगर आज हमने इसे मार दिया तो हम हर उस मर्द को मार देंगे जिसके मन में आज भी औरतों के लिए सम्मान है, सच्चा प्यार है, इसलिए इसे छोड़ दो। उसके कहने पर सरपंच ने चंद्रशेखर को छोड़ने का इशारा किया। गांव वालों ने उसके हाथ और पैरों से रस्सी खोल दी। वह लड़की चंद्रशेखर का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले जाने लगी। चंद्रशेखर ने एक नजर लीना की तरफ देखा और चुपचाप बिना कुछ कहे लड़की के साथ चलने लगा। चलते चलते दोनों शिव मंदिर के पास आ चुके थे। लड़की ने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ, चले जाओ, दोबारा कभी मत लौटना। 2 कदम चलने के बाद चंद्रशेखर रुक गया और कांपते स्वर में कहने लगा, नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। लीना वहां मुसीबत में है, उन्हें ऐसे अकेले छोड़ मैं नहीं जा पाऊंगा। वह लड़की अब गुस्सैल आवाज में कह पड़ी, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? कौन लगती है वो तुम्हारी? मरने दो उसे। वैसे भी वह घर से भागकर पहले ही खुदकुशी के रास्ते पर चल चुकी है। चंद्रशेखर बोला, कुछ नहीं लगती है वो, फिर भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, कुछ पल के लिए मैं समझ नहीं पा रहा था क्या सही है और क्या नहीं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अगर जान जानी है तो जाए, लेकिन उन्हें छोड़ मैं नहीं जाऊंगा। यह कहकर चंद्रशेखर वापस गांव की तरफ कदम बढ़ाने लगा। सोच लो, इस बार गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे और ना ही मैं बचाने आऊंगी। लड़की ने कहा, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं लीना जी को ऐसे मरते हुए छोड़कर भाग नहीं सकता। यह कहकर चंद्रशेखर मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि पीछे से एक पतली आवाज में लड़की ने कहा, रुको चंद्रशेखर, लीना तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसे तुम अब नहीं बचा पाओगे। यह लीना की ही आवाज थी। चंद्रशेखर वापस पीछे मुड़ा। लड़की ने अब धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। यह देखकर चंद्रशेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां लीना ही खड़ी थी, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। चंद्रशेखर कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बड़बड़ाते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगा। लीना मुस्कुराते हुए कह पड़ी, माफ करना चंद्रशेखर, बस छोटा सा नाटक था। क्यों, ये सब क्यों? यह कहते हुए चंद्रशेखर के आंखों में आंसू थे। लीना बोली, यही सवाल हम औरत भी पूछना चाहते हैं सारे मर्दों से, क्यों? जानते हो, कभी मैं अपने गांव की सबसे होनहार छात्रा हुआ करती थी। बोर्ड में मैंने स्टेट में 6वां स्थान हासिल किया था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे गांव में एक अस्पताल बने ताकि मेरे गांव वालों के इलाज के लिए दूर शहर ना जाना पड़े। स्कॉलरशिप से रांची के एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैं MBBS की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती की मुझे वहां के एक लड़के से प्यार हो गया। उसके प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई कि कभी समझ ही नहीं पाई कि उसे बस मेरा शरीर चाहिए था, मैं नहीं। मैं उसे अपना मानकर अपना शरीर देती ही गई। लेकिन होलिका दहन की रात उसने मुझे पास के ही एक गांव में बुलाया। उस समय वहां एक नया अस्पताल बना था। उसने कहा कुछ डॉक्टर्स और राजनेता मिलकर मेरे गांव में भी अस्पताल बनवाना चाहते हैं, जो मुझसे अभी मिलना चाहते हैं। माँ बाबा ने बहुत मना किया, छबीली इतनी रात को मत जा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर मैं उस रात हॉस्पिटल में गई और उस हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में 5 डॉक्टर और 3 नेताओं ने मिलकर मेरा रेप किया। वह धोखेबाज रूम के बाहर खड़ा पैसे गिन रहा था। मैं उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। मैंने उन जानवरों से खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार गई। रेप करने के बाद वे लोग एक कार से मुझे बेहोशी की हालत में ही गांव तक ले आए और मुझे पीपल के पेड़ पे बांधकर एक कागज के साथ संदेश छोड़ गए कि फिर कभी इस गांव से कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं जानी चाहिए। उन्होंने सोचा शायद ये बेचारे गांव वाले क्या ही कर लेंगे, लेकिन मेरे गांव वाले चुप रहने या कानून के सहारे चलने वालों में से नहीं थे। गुस्साए गांव वालों ने उसी रात मिलकर पूरे के पूरे हॉस्पिटल पर आग लगा दी। वे जानते थे इतनी बड़ी घटना के बाद सरकार चुप नहीं बैठेगी, पूरे गांव पर कार्रवाई होगी, पुलिस कोर्ट खबरों में मेरी इज्जत उछाली जाएगी। इसलिए मेरे बाबा ने निर्णय लिया कि हम सब होलिका में कूदकर अपनी जान दे देंगे और गांव वालों ने भी बिना आह भरे उनके फैसलों को स्वीकार किया। उसी रात गांव के चौराहे पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया जहां एक विशाल होलिका बनाई गई और एक एक कर मैं, मेरा परिवार और फिर सारे गांव वाले अपने अपने बच्चे और अपने मेवाशियों के साथ कूद गए। मरते हुए बुजुर्गों ने श्राप दिया, इस गांव तक कभी कोई नहीं पहुंच पाएगा
अगर पहुंचा तो वापस लौटकर नहीं जा पाएगा। राजनैतिक ताकतों ने इतनी बड़ी घटना को ऐसे छिपा दिया जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत से लोग आए इस गांव के बारे में जानने के लिए, लेकिन वे किसी को कुछ बताने के लिए कभी वापस लौटे ही नहीं। चंद्रशेखर बिल्कुल चुप खड़ा होकर सुने जा रहा था। लीना ने आगे कहा, कितना अजीब है ना, जलने के बाद हॉस्पिटल दोबारा बनकर खड़ा हो गया, लेकिन यह गांव दोबारा कभी नहीं बसा, या शायद हमने कभी इसे बसने ही नहीं दिया। मरने के बाद हमें मुक्ति नहीं मिली। हम गांववासी हर रात को जाग उठते हैं, जैसे जीवन पहले जीते थे अब भी ठीक वैसे ही जीते हैं। और चंद्रशेखर, तुम भी हमें ऐसे ही जीने देना। तुम पर मैंने विश्वास किया है। इस घटना के बारे में या इस गांव के बारे में कभी किसी को पता चलने मत देना। लेकिन मैं ही क्यों? चंद्रशेखर ने पूछा। लीना ने हंसकर जवाब दिया, तुम में मैंने अच्छाई देखी है। तुम्हारे चरित्र से गंदगी की बू नहीं आई। क्या इतना काफी नहीं तुम्हारी जान बचाए रखने के लिए? चंद्रशेखर के होठों पर मुस्कान थी। मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने कहा, उस धोखेबाज का नाम क्या था? लीना ने दबी आवाज में कहा, रविंद्र आहूजा। मैं उसे रवि कहती थी। चंद्रशेखर के मन में अब कोई सवाल नहीं था। वह धीरे धीरे गांव से बाहर जाने के रास्ते पर था। रात अपनी आखिरी पहर पे थी। पायल की आवाज अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। खुशबू भी दूर होने लगी थी कि तभी चंद्रशेखर के मन में रविंद्र आहूजा का नाम झलक उठा। उसने मुड़कर लीना की ओर देखा। आसपास फिर से धुआं छा गया। लीना का चेहरा धुंधला पड़ता गया और देखते ही देखते चंद्रशेखर वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आंख खुली तो चंद्रशेखर ने अपने सामने अपनी माँ और ऑफिस के इंचार्ज को पाया। वह अपने साधारण कपड़ों में ही था। जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी करने आया था वह उसी हॉस्पिटल में लेटा था। सामने डॉक्टर निडल में इंजेक्शन भरता हुआ उससे कह रहा था, क्यों भाई, बाइक बनवाने तक तो रुक लेते, कहाँ चले गए थे? यह वही डॉक्टर था जिसकी डिलीवरी लेकर चंद्रशेखर इस हॉस्पिटल तक आया था। चंद्रशेखर की मां ने उत्तर दिया, इसे बचपन से ही कभी कभी नींद में चलने की बीमारी है डॉक्टर साहब। भला हो उस आदमी का जिसने इसे सही सलामत रास्ते से उठाकर इसे अस्पताल तक ले आया। पास के टेबल पर ही चंद्रशेखर का मोबाइल रखा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और पिछले दिन का डिलीवरी रन शीट चेक करने लगा। उसने अपना आखिरी कस्टमर चेक किया। नाम था रविंद्र आहूजा। चंद्रशेखर ने बाहें चढ़ाकर डॉक्टर रविंद्र आहूजा की तरफ देखा और फिर घुटनों पर बंधे हुए लीना के रुमाल पर आंखें गड़ाते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगा। चंद्रशेखर अब पूरी तरह यह समझ चुका था कि वह पिछली रात उस गांव तक आखिर क्यों पहुंचा था और क्यों लीना ने उसे ही गांव वालों से बचाकर अपना सच बताया। क्योंकि चंद्रशेखर ही अब वह आदमी था जो लीना और गांव वालों को इंसाफ दिला सकता था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे शीना, देखो कितनी फनी टोपी है और इसमें ये नीचे चुड़ैल का मुखौटा भी बना है। हाँ, बड़ा मजा आएगा इसे लगा के किसी को डराने में। विवेक अपनी पत्नी शीना को एक टोपी की तरफ इशारा कर दिखाते हुए कहा। वह शीना का हाथ पकड़कर मुखौटे वाली दुकान पर ले गया। नहीं विवेक, मुझे इन सब से डर लगता है। कितनी डरावनी है ये, चलो यहाँ से। नहीं विवेक, मान जाओ ना। विवेक सीना के सर पर वो टोपी लगा रहा होता है। विवेक हंसता हुआ बोला, बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। तुम घर चलो, बताती हूँ तुम्हें मैं कितनी बड़ी चुड़ैल हूँ। शीना ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। उस चुड़ैल वाली टोपी को पैक कराकर विवेक और सीना डिनर कर बाजार से अपने घर वापस चल दिए। सीना बचपन से ही बहुत डरपोक थी। सीना जितना इन सब से डरती थी, विवेक को ये सब चीजें उतना ही पसंद थी। वैसे 6 महीने के वैवाहिक जीवन में विवेक ने पूरा ध्यान रखा कि कुछ भी ऐसा ना करे जिससे सीना को डर लगे। पर न जाने उस चुड़ैल वाली टोपी में क्या बात थी कि विवेक खुद को उस टोपी को खरीदने से ना रोक पाया। रात को लगभग 3 बजे अचानक सीना को ऐसा आभास हुआ जैसे उसे कोई आवाज लगा रहा है, शीना, शीना। शीना उठती है और देखती है कि वह चुड़ैल की टोपी हवा में है और शीना को आवाज लगा रही है। उसे देख सीना की हालत खराब हो जाती है। वह पसीना पसीना हो गई। विवेक उठो, उठो ना विवेक, वो चुड़ैल वाली टोपी। क्या हुआ शीना डार्लिंग, इतनी रात को क्यों नींद खराब कर रही हो? वो चुड़ैल वाली टोपी अभी हवा में थी और मेरा नाम पुकार रही थी। क्या बकवास कर रही हो यार, वो बस एक मुखौटा है। डरने की भी कोई लिमिट होती है।
इट्स जस्ट अ थिंग फॉर फन एंड नथिंग एल्स। डोंट बी अफ्रेड टू मच। सो जाओ अब। शीना डरी सहमी लेट जाती है। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। धीरे धीरे लेटे लेटे नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन सीना पूरे दिन सही रही, लेकिन रात को फिर से उसे वैसा ही आभास हुआ जैसा पहली रात को हुआ था। उसने विवेक को उठाया, लेकिन विवेक कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने भी शीना को बोल दिया कि इस बार तुम्हारे मन के इस डर को निकाल कर ही रहूंगा। अब रोज रात को सीना का डर के मारे बुरा हाल रहता। कई रातें ऐसे ही गुजर गई। एक दिन रात को विवेक को ऑफिस की एक पार्टी में जाना था। वह सीना को फोन करके बोल देता है कि उसे आने में देर हो जाएगी और वह सो जाए। उसके पास घर की चाबी है और वह लॉक खोलकर आ जाएगा। सीना अपने डर को भूलकर सोने की कोशिश करती है। अभी उसे सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि वह चुड़ैल की टोपी फिर से हवा में तैरते हुए नजर आती है। उसकी हालत खराब हो जाती है। आज तो विवेक भी नहीं था जिसे वह अपना डर भगाने के लिए उठा सके। वह उठकर बाहर की तरफ भागती है और भागते भागते बालकनी में पहुंच जाती है। अंधेरे में वह चुड़ैल की टोपी वाला मुखौटा भी उसके पीछे पीछे बालकनी में आ गया। उस मुखौटे से बचने की आपाधापी में सीना बालकनी से नीचे गिर जाती है। जोर से आवाज सुनकर अपार्टमेंट का गार्ड भागकर आता है। सीना को गिरा देख वह तुरंत ही शोर मचाता है। सीना में कुछ सांसें बाकी थी। वो चुड़ैल की टोपी। वह यह बोलकर अपनी आखिरी सांस लेती है। गार्ड तुरंत ही विवेक को फोन करता है। विवेक भागा भागा आता है। तब तक इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर विक्रम लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस विवेक से पूछताछ करती है तो वह बता देता है कि वह तो ऑफिस की पार्टी में गया हुआ था। उसे तो पार्टी में ही सीना के गिरने की खबर पहुंची। पुलिस उससे चुड़ैल की टोपी के बारे में पूछती है। विवेक रोते रोते उन्हें टोपी को खरीदने और सीना के डरने की पूरी बात बता देता है। उसे क्या पता था कि सीना इतना डर जाएगी कि डर से कूदकर आत्महत्या कर लेगी। इंस्पेक्टर विक्रम फ्लैट की तलाशी लेते हैं और वह मुखौटा अपने कब्जे में ले लेते हैं और अन्य जरूरी कार्रवाई कर थाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब थाने में हवलदार चौबे साहब, ये डिप्रेशन में आकर आत्महत्या का मामला है। इंस्पेक्टर विक्रम बोले, नहीं, ये मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो। इंस्पेक्टर विक्रम हवलदार चौबे को कुछ दिखाते हैं। वह देखकर हवलदार चौबे भी चौंक जाता है। मामले की पूरी तहकीकात की जाती है। विक्रम के कलीग से भी पूछताछ की जाती है। सब यही बयान देते हैं कि उस दिन विक्रम सीधा ऑफिस से ही हमारे साथ पार्टी में आ गया था। विक्रम के ससुराल वाले भी विक्रम पर किसी तरह का शक जाहिर नहीं करते, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम के पास कुछ ऐसा सबूत था जिसकी वजह से वह ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये एक हादसा था या सीना ने आत्महत्या की है। उन्हें पूरा यकीन था कि सीना की हत्या हुई है। इंस्पेक्टर विक्रम विवेक पर पूरी नजर रखते हैं। वह अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज से भी विवेक की हर हरकत पर नजर रखते हैं। आखिर उन्हें कुछ ऐसा दिख ही जाता है कि इस मामले की गुत्थी सुलझती नजर आती है। विवेक फुटेज में अपार्टमेंट की ही एक युवती के साथ नजर आता है। इंस्पेक्टर विक्रम एक बार फिर विवेक के अपार्टमेंट पर जाते हैं। पुलिस विवेक को गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। वहां जब विवेक की तबीयत से पिटाई की जाती है तो वह सब सच सच बता देता है। आज फिर इंस्पेक्टर विक्रम विवेक और सीना के अपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन अब की बार वह विवेक के नहीं किसी और के फ्लैट पर जाते हैं। एक युवती दरवाजा खोलती है। पुलिस को देख थोड़ा घबरा कर पूछती है, यस सर, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम बोले, हमें सीना की डेड के मामले में एक चुड़ैल की तलाश थी, उसी के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी थी। आपका शुभ नाम? जी नर्मदा। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो सीना को जानती भी नहीं थी। सीना को तो नहीं, पर विवेक को तो अच्छे से जानती है ना मिस चुड़ैल। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास हम कर रहे हैं या आप? वो तो पुलिस स्टेशन पहुंचकर ही पता चलेगा। विवेक ने सब कुछ बता दिया है। हमारे पास आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। चलिए मिस चुड़ैल। महिला पुलिस अधिकारी ने हथकड़ी लगा नर्मदा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन पहुंचकर विवेक को सामने लॉकअप में देख नर्मदा भी टूट गई और पुलिस को सब सच बताने को तैयार हो गई। नर्मदा पुलिस को बताती है, विवेक और मैं कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे,
लेकिन विवेक के घर वाले हमारी शादी के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं थे। विवेक की मां ने अपनी जान देने की धमकी देकर विवेक को सीना से शादी के लिए तैयार कर लिया। शादी के बाद विवेक को जब सीना के डर के बारे में पता चला तो हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि सीना को डरा डरा कर पागल साबित कर देंगे। इसी प्लान के तहत मैंने विवेक के ही अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। एक दिन जब विवेक को वह चुड़ैल की टोपी वाली मुखौटा मिला तो उसे वह सीना को डराने के लिए बिल्कुल सही लगा। विवेक के घर की एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास थी। मैं रोज सीढ़ियों के रास्ते ही रात को जाती और सीना को वह मुखौटा पहन डराती थी। उस रात भी जब विवेक ऑफिस की पार्टी में गया हुआ था तो मैं चुपचाप विवेक के घर पर गई। उस रात शीना डरते डरते बालकनी में पहुंच गई और मुझसे बचने के चक्कर में लड़खड़ाकर बालकनी से गिर गई। सर सच मानिए, हमारा इरादा सीना को मारने का बिल्कुल भी नहीं था। हम तो बस उसे डराकर पागल साबित करना चाहते थे, जिससे विवेक उसे तलाक दे दे और हम दोनों शादी कर लें। देखिए मिस नम्रता, अब आपने जानकर मारा या अनजाने में, आपकी वजह से एक जान गई है। सजा तो आपको मिलेगी ही। वैसे आप जानना नहीं चाहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि यह हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे कोई है? इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, बताइए। आपके इन कलर्ड बालों ने आपकी और विवेक की पोल खोलने में हमारी बड़ी मदद की। उस टोपी के अंदर से हमें कुछ बाल मिले थे और वे बाल सीना के बालों से मैच नहीं हो रहे थे। तभी हमें शक हो गया था कि कोई और महिला है जिसने इसे पहना है। फिर हमने एक फुटेज में आपको और विवेक को साथ देखा तो हमारा शक यकीन में बदल गया। अगर आपके ये बाल उस टोपी में ना फंसे होते तो शायद हम आप तक कभी नहीं पहुंच पाते। उस चुड़ैल की टोपी ने ही मुजरिमों को पकड़ने में हमारी पूरी मदद की है। अब आप और विवेक जिंदगी भर जेल में चुड़ैल चुड़ैल वाला खेल खेलना। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की पहली कहानी। तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। राहुल और गौरव दोनों कॉलेज के समय के दोस्त थे। इत्तेफाक से दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे थे। राहुल का नया नया प्रमोशन हुआ था। गौरव उसे बधाई देता है और उससे पार्टी मांगता है। राहुल उसे डिनर पर चलने को कहता है, लेकिन गौरव कहता है कि राहुल यार, तेरे 2 साल में 2 प्रमोशन हुए हैं और तू खाली डिनर पार्टी देकर पीछे छुड़ाना चाहता है। एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने गए। आशीष, शोभित, मैं और तू चलते हैं कहीं घूमने। फिर से अपने कॉलेज के दिन याद करेंगे। कह तो तू सही रहा है, अगले सप्ताह कई छुट्टियां भी हैं। बता कहाँ चलना है, उन दोनों से भी बात कर ले। राहुल को भी उसकी बात सही लगती है। ठीक है, मैं शाम को तुझे पूरा प्रोग्राम बताता हूँ। गौरव, आशीष और शोभित से बात कर शिमला का प्रोग्राम बना लेते हैं। चारों वहां पर एक होटल में कमरे भी बुक कर लेते हैं। छुट्टी शुरू होते ही वे चारों दिल्ली से शिमला के लिए निकल गए। चारों खूब मस्ती करते हुए हंसते गाते जा रहे थे। रास्ते में वे एक जगह खाना खाने के लिए उतरते हैं। बातों बातों में आशीष को पता चलता है कि कॉलेज के समय में उसकी गर्लफ्रेंड रति, जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसे राहुल ने ही उससे दूर किया था। इस बात पर दोनों में बहुत जबरदस्त झगड़ा होता है। शोभित और गौरव बड़ी मुश्किल से उन दोनों को अलग करते हैं। एक बार को तो वे लोग वापस लौटने लगे, लेकिन गौरव बड़ी मुश्किल से आगे चलने के लिए सबको राजी करता है। वे लोग जैसे तैसे आगे का सफर पूरा करते हैं। रात तक वे शिमला पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचकर चारों डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। रात के 11 बजे गौरव आशीष और शोभित को राहुल के कमरे में आने के लिए बोलता है। तीनों रात को 11 बजे राहुल के कमरे में होते हैं। गौरव अपने साथ विस्की की बोतल भी लाया था। गौरव राहुल और आशीष में सुलह कराता है और फिर चारों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। रात के 12 बजे के आसपास तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह 8 बजे गौरव, आशीष और शोभित तीनों उठ जाते हैं और साथ में चाय पीने के लिए बोलते हैं। वे लोग राहुल को फोन मिलाते हैं, लेकिन राहुल फोन ही नहीं उठाता। वे तीनों उसके कमरे पर जाते हैं। बहुत बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी राहुल दरवाजा नहीं खोलता। होटल के मैनेजर को बुलाया जाता है। डुप्लीकेट चाबी से राहुल के कमरे का दरवाजा खोला जाता है। सब राहुल के कमरे में जाकर देखते हैं। राहुल अपने बिस्तर पर उल्टे मुंह गिरा हुआ था। जैसे ही उसे पलटकर सीधा किया जाता है, सबके मुंह से चीख निकल जाती है। राहुल का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वह मर चुका था। उसे किसी ने जहर दिया था। गौरव, आशीष और शोभित को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। पुलिस को खबर कर दी जाती है। इंस्पेक्टर विकास थापा अपनी टीम के साथ आते हैं
और अपनी छानबीन शुरू करते हैं। कमरे में ड्रिंक के 4 गिलास रखे होते हैं जिन्हें पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इंस्पेक्टर थापा उन तीनों से पूछताछ करती है। तीनों ही बताते हैं कि रात के 12 बजे तक हम सब साथ थे, सबने साथ बैठकर ही ड्रिंक की थी। फिर वे लोग अपने अपने कमरे में आकर सो गए थे। तब तक तो राहुल बिल्कुल ठीक था। सुबह हमने जब चाय पीने चलने के लिए उसे फोन मिलाया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। यहाँ आए तो दरवाजा भी नहीं खोला। फिर जो हुआ वो तो सबके सामने ही है। इंस्पेक्टर थापा को पूरा यकीन था कि कातिल इन तीनों में से ही कोई एक है, क्योंकि जहर हो ना हो ड्रिंक में ही मिलाकर दिया गया है। वह उन तीनों के साथ सख्ती से पूछताछ करते हैं। आप में से किसी का राहुल के साथ झगड़ा या कोई आपसी मनमुटाव था क्या? शोभित बोल पड़ता है। सर, शिमला आते वक्त आशीष और राहुल का आशीष की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा हुआ था और इन दोनों की सुलह कराने के लिए ही रात को हम लोग राहुल के कमरे में गए थे। फिर इन दोनों की सुलह के बाद हमने वहीं बैठकर ड्रिंक की थी। इंस्पेक्टर थापा बोले, क्यों मिस्टर आशीष, आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं और राहुल तो कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, राहुल थोड़ा दिलफेक था। ये भी सच है कि मुझे कल ही पता चला था कि मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीनने वाला कोई और नहीं, राहुल ही था। इस बात पर थोड़ा मनमुटाव हो गया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं राहुल को मैंने मारा है। मेरा अपना परिवार है, बीवी है, बच्चा है। मुझे भला उसे मार कर क्या मिलता? गौरव भी तो उससे चिढ़ता था, आशीष कहता है। क्या बे, मैं क्या चिढ़ता था उससे? गौरव गुस्से में बोलता है। क्यों, उस दिन तुम ही तो कह रहे थे कि राहुल ने बॉस की चापलूसी कर 2 साल में 2 बार प्रमोशन ले लिया। एड़िया हम रगड़े और सारा क्रेडिट वो ले जाए। तुमने ही तो बोला था ना कि जी करता है बस क्या कर दो राहुल का। कहीं तुमने तो ही नहीं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? गौरव आशीष का गिरेबान पकड़ लेता है। मिस्टर, अपनी गर्मी थोड़ा शांत कीजिए, वरना इसे शांत करना हमें बहुत अच्छे से आता है। इंस्पेक्टर थापा उन दोनों को अलग करते हुए समझाते हैं। फिर वो शोभित की तरफ मुखातिब होते हैं। हाँ, क्या नाम बताया आपने? मिस्टर शोभित। आपके कैसे संबंध थे राहुल से? सर, वह तो हम सबका बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैं तो उससे पूरे 2 साल बाद मिला था। मैं पिछले 2 साल से अमेरिका में था, अभी 1 महीना पहले ही वापस लौटा हूँ। ओके, जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप लोग शिमला छोड़कर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर थापा उन तीनों के बयान लेकर होटल के मैनेजर से बात करने चले जाते हैं। वह होटल में ठहरे सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। राहुल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। कमरे में मिले गिलास और बोतल फोरेंसिक जांच के लिए चली गई। कमरे में हर जगह से फिंगरप्रिंट भी ले लिए गए थे। राहुल की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली गई थी। राहुल के घर वालों को भी खबर दी जाती है। वे लोग भी शिमला पहुंच जाते हैं। राहुल के परिवार में बस उसके माता पिता ही थे। इंस्पेक्टर थापा उन लोगों से भी राहुल की किसी आपसी रंजिश और उसके दोस्तों से उसके संबंधों के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसके माता पिता किसी भी रंजिश से साफ इनकार कर देते हैं। दोस्तों के साथ संबंध के बारे में भी वे यही कहते हैं कि जहां तक उन्हें पता है चारों दोस्त तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अभी तक की जांच में तीनों में से किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। राहुल की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को सौंप दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। इस बात की पुष्टि हो जाती है कि राहुल की मौत जहर की वजह से ही हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई थी। बोतल पर पाए गए फिंगरप्रिंट उन चारों के ही थे। उन गिलासों पर एक गिलास पर राहुल के, एक पर शोभित के और एक पर आशीष के फिंगरप्रिंट थे, लेकिन जिस गिलास में जहर मिलाया गया था उस पर गौरव और राहुल के फिंगरप्रिंट थे। मतलब साफ था कि गौरव ने ही गिलास में जहर मिलाया था और फिर उसने ही गिलास राहुल को दिया था। पुलिस गौरव को गिरफ्तार कर लेती है। गौरव से हर तरह से इकबाल जुर्म की कोशिश की जाती है। हर तरीका अपनाया जाता है, लेकिन वह हर बार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर थापा का भी मन बार बार यही कह रहा था कि इस केस में कुछ तो लोचा है। वह फिर से उस होटल के कमरे में किसी सबूत की आश में जाते हैं। वह एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं और आखिरकार कमरे के कारपेट में उन्हें कुछ ऐसा नजर आता है जो इस केस में एक नया मोड़ ले आता है। इंस्पेक्टर थापा होटल के रजिस्टर से एक फोन नंबर और एक एड्रेस ले लेते हैं। अगले ही दिन वह अपनी टीम के साथ सादे कपड़ों में दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर थापा डोरबेल बजाते हैं। एक 25-26 साल की लड़की दरवाजा खोलती है। यस, कहिए, किससे मिलना है?
मैडम, ये कान का झुमका आपका है क्या? अरे हाँ, ये आपको कहाँ से मिला? वहीं से जहाँ आपने इसे गिराया होगा। थैंक यू मिस्टर। मिस काजल, थैंक यू तो आप लॉकअप में जाकर कहिएगा। मिस्टर राहुल के कत्ल में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन मिस्टर राहुल? आपको जो कुछ भी कहना सुनना है थाने में पहुंचकर कहिएगा। इंस्पेक्टर थापा के साथ आई महिला पुलिसकर्मी काजल को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। अब थाने में इंस्पेक्टर थापा उसे सब सच बताने को बोलते हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर राहुल से अपना कोई संबंध होने से इनकार करती है। तब इंस्पेक्टर थापा उसके सामने राहुल की कॉल डिटेल रख देते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि वह राहुल को जानती थी। वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है। हाँ, मैंने ही मारा है राहुल को, मैंने ही उसकी ड्रिंक में जहर मिलाया था। इंस्पेक्टर थापा बोलते हैं, मैडम शुरू से बताइए, आप और राहुल एक दूसरे को कैसे जानते थे? 3 साल पहले मैं और राहुल बेंगलोर में मिले थे। वहाँ राहुल और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। राहुल बड़ा आशिक मिजाज था। बातों ही बातों में दिल जीत लेने में वह मास्टर था। धीरे धीरे मैं भी उसके प्यार की गिरफ्त में आ गई। उसने मुझ पर पूरी तरह से काबू कर लिया था। मैं उसे अपना तन मन सब कुछ सौंप चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं गर्भवती हो गई। मैंने राहुल को शादी के लिए बोला, लेकिन उसने मना कर दिया और जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करा दिया। यह कहकर काजल रोने लगी। इंस्पेक्टर थापा उसे पानी देते हैं। यह लीजिए, पानी पीजिए और आगे बताइए। उस अबॉर्शन में हुई कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैं फिर कभी मां नहीं बन सकती। राहुल ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया और मुझे धोखा देकर मुझे बिना बताए ही दिल्ली आ गया। अभी 4 महीने पहले ही मैं नौकरी के लिए दिल्ली आई थी। 2 महीने पहले राहुल दिल्ली में मुझे एक मॉल में मिला। उसे देखते ही मेरे मन ने उससे बदला लेने की ठान ली थी। उसने फिर मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैंने भी अपना बदला लेने के लिए उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। मैं मौके की तलाश में ही थी कि राहुल ने मुझे अपने शिमला के प्रोग्राम के बारे में बताया और मुझे भी चलने के लिए बोला। उसका इरादा फिर से मेरा शोषण करने का था। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। उसी होटल में रूम बुक कर लिया और एक दिन पहले ही आ गई। हम दोनों ने पहले ही रात को 12 बजे राहुल के कमरे में मिलने का तय किया था। उस रात जैसे ही राहुल के दोस्त कमरे से बाहर गए, मैं उसके कमरे में चली गई। मैंने हाथों में दस्ताने डाले हुए थे, जिससे कहीं भी मेरे फिंगरप्रिंट ना छूटे। राहुल को मैंने ही मेज से एक गिलास उठाकर ड्रिंक बना कर दिया और चुपके से उसमें जहर मिला दिया। बाकी तो सब आप जानते ही हैं। इंस्पेक्टर थापा, मैडम मानना पड़ेगा, प्लान तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया था, लेकिन आपके कान के झुमके ने आपका खेल बिगाड़ दिया। उस दिन जब होटल में हम पूछताछ कर रहे थे, तभी मेरा ध्यान आपके कान पर गया था। आपके एक ही कान में झुमका था। बस जब कमरे में आपका झुमका मिला तो आपका बना बनाया खेल बिगड़ गया। आपके चक्कर में बेचारा एक बेगुनाह जेल में चक्की काटता, पर अब आप पूरी जिंदगी जेल में बिताएंगी। मैं मानता हूँ कि राहुल ने आपको धोखा देकर बहुत गलत किया, लेकिन आपने कानून अपने हाथ में लेकर उससे भी ज्यादा गलत किया और गलती की सजा तो मिलनी ही है। गौरव को जेल से रिहा कर दिया जाता है। गौरव, आशीष और शोभित तीनों को राहुल की मर्डर मिस्ट्री सुलझ जाने की खुशी भी थी, पर अपने दोस्त को खोने का गम भी। तीनों शिमला की बुरी यादों के साथ वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की दूसरी कहानी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी। गर्मी की छुट्टी में मैं अपने भाई अमन के साथ नानी के घर गई थी। नानी का घर गांव एरिया में था, जिसके एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ जंगल था। गांव में मेरी 2 सहेलियां सिया और रानी थी, जो पड़ोस वाले मामा जी की लड़कियां थी। हम तीनों ही बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां थी और हमारी शैतानियों के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उन दिनों पेड़ों पर आम गुथे हुए थे। यूं तो नाना जी के घर आम की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे पेड़ से तोड़कर आम खाना अच्छा लगता था। इसलिए मैंने सिया और रानी से सुबह 4 बजे जंगल की तरफ जाकर आम तोड़ने का प्लान बनाया, क्योंकि दिन के वक्त सब अपने पेड़ों को ताकते रहते थे और रात में उस तरफ कोई नहीं जाता था। उस रात हम छत पर सोए और रात में अचानक नींद खुल गई और छत से रुपट्टे का सहारा लेकर हम पीछे की तरफ उतरकर जंगल की तरफ जाने लगे। हमने जल्दबाजी में समय भी नहीं देखा। रास्ते में घंघोर अंधेरा छाया था और हम तीनों बातें करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे।
जंगल की तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। लेकिन सच बताऊं, उस वक्त तक हमको डर शब्द का मतलब भी नहीं पता था। हमें किसी से डर नहीं लगता था। हम तीनों जैसे ही जंगल के पास पहुंचने वाले थे, हमें लगा हमारे पीछे कोई और आ रहा है। अब हमें हल्का सा डर लगने लगा, क्योंकि अगर कोई जान पहचान का होगा तो कल नाना जी से डांट पड़ेगी, क्योंकि रात के टाइम जंगल की तरफ जाना मना है। और अगर कोई जानवर हुआ तो। अब हम तीनों धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन पीछे पलटकर नहीं देखा। उसके चलने की आवाज भी अब धीरे हो गई थी। जैसे ही जंगल के अंदर प्रवेश करना था तो हम लोग वहीं रुक गए। वो परछाई अब धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। जब वो परछाई हमारे पास आई तो मैं उसे देखकर जोर से चिल्ला पड़ी, अमन तुम? अमन हंसते हुए बोला, हाँ दीदी मैं हूं। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुमने तो हमें डरा ही दिया, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन अब हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे भी आपके साथ चलना है, इसलिए मैं आज सोया ही नहीं था। अगर उस वक्त आपसे साथ चलने के लिए कहता तो आप डांट देती, इसलिए पीछे से आ गया। इस वक्त अमन की उम्र करीब 10 वर्ष होगी, लेकिन हमारी तरह उसे भी डर नहीं लगता था। तभी रानी बोली, ठीक है अच्छा, अब चलो, नहीं तो सुबह हो जाएगी। हम चारों अब जंगल के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर भयंकर अंधेरा था और आसपास हवा की साई साई आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के बाहर तो चांदनी रात होने की वजह से काफी रोशनी थी, लेकिन यहाँ ऐसा लगता था कि जैसे रोशनी प्रवेश ही नहीं कर पाती हो। हम चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और घानू नाना के बगीचे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके पेड़ों में उनके ही आम के फल सबसे मीठे और बड़े होते थे। और इस वक्त उनका पूरा बगीचा मीठे आम से लदा था। उनका बगीचा जंगल में काफी अंदर था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जानवरों की आवाजें अब तेज हो चुकी थी और हमारे शरीर से पसीना निकल रहा था। जंगल में हमारे अलावा कोई और दूर दूर तक नहीं था, लेकिन घानू नाना के बगीचे के पास से हल्की रोशनी नजर आ रही थी। हम अब बुरी तरह डरे हुए थे कि इतनी रात में कौन हो सकता है। हम बगीचे के करीब पहुंचकर बाहर से ही उस तरफ देखने लगे जहां रोशनी दिखाई दे रही थी, और हमने वहां जो देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बगीचे के बीचों बीच आग जल रही थी और बहुत से भूत प्रेत उसके चारों तरफ नाच रहे थे। उनके चेहरे आधे जले हुए थे। वहीं पास में एक आदमी की लाश पड़ी थी और कुछ उसका खून पी रहे थे। सबके चेहरे इतने भयंकर थे कि किसी की भी हालत खराब हो जाए। किसी के भी हाथ नहीं थे, सीधे सर के बाद पैर ना था। कोई कमर से चल रहा था, उसके पैर नहीं थे। उनके शरीर में कीड़े रेंग रहे थे। हमारी हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। अमन तो ये देखकर बुरी तरह डर गया और उसकी चीख निकल गई। अमन की चीख सुनकर उन भूतों ने हमें देख लिया और वो अब एक साथ हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बुरी तरह भागे, और तब तक भागते रहे जब तक कि जंगल किनारे बने मंदिर के पास नहीं पहुंच गए। मंदिर पहुंचने के बाद जब हमने वहां लगी घड़ी में नजर डाली तो वो रात के 1 बजा रही थी। हम बुरी तरह कांप रहे थे। हमें डर था कि अगर घर वालों को इस बात का पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी, इसलिए हम चुपचाप अपने घरों में जाकर सो गए और हमने एक दूसरे से किसी को भी ना बताने का वादा किया। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो अमन को बहुत जोर का बुखार था। रानी और सिया भी कंबल ओढ़े कांप रही थी। बस मुझे ही कुछ नहीं हुआ था। शायद ये मेरे गले में पड़े उस ताबीज का कमाल था। उस दिन से हमने फिर कभी जंगल ना जाने की कसम खाई और छुट्टियां खत्म होने के पहले ही शहर आ गई। अपने लालच और शैतानी की वजह से उस दिन हम लोग बुरा फंसे थे, इसलिए उसके बाद हमने दोबारा कभी कोई शैतानी नहीं की। कुछ सालों के बाद घानू नाना के बगीचे के आम में कीड़े पड़ने लगे और ना जाने उनके खेतों में कितनी हड्डियां मिलती। लोग अब उधर जाने से डरते हैं। वो लोग कौन थे और क्या थे, ये आज भी सबके लिए एक राज है। वो रहस्यमय जंगल मुझे हमेशा याद रहेगा, और जब भी मैं उस घटना को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होती है आज की तीसरी कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानियाँ कैसी लगी ये तीनों कमेंट करके जरूर बताइएगा।